नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्य योजना के बारे में। पाठ्य योजना जो होती है वो एक शिक्षक द्वारा अपनी पाठ्य वस्तु, अपने अधिगम तथा शिक्षण के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व चिंतन के आधार पर बनाई गई एक लिखित योजना होती है। अब शिक्षक कक्षा में जो अध्यापन कार्य करवाता है उसको पहले लिखित रूप में अपने साथ लेकर जाता है और फिर अध्ययन करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं लेसन प्लान या पाठ्य योजना के बारे में। और दोस्तों, ये डायरी है जो हमें लेसन प्लान बनाने के लिए BA-BEd में मिली है तीसरे वर्ष में। इसमें मेरे जो अध्यापन विषय है, टीचिंग मैथ सब्जेक्ट, वो हिंदी है और सामाजिक विज्ञान यानी SS है। तो अब बात करते हैं हम लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान में दोस्तों मेरे इसमें जैसे प्रकरण रखा है मैंने संज्ञा, ठीक है, संज्ञा प्रकरण रखा है टॉपिक। उसके बाद आपको इसमें जैसे टॉपिक आप कुछ भी ले सकते हो, आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे अब इसका ड्यूरेशन यानी पीरियड का जो समय है वो 35 मिनट का है, ठीक है। कक्षा 7 के लिए मैंने ये किया है और ये दूसरे कालांश में मैंने ये लिखा है। और अब साइड में आपको ऊपर एक साइड में आपको लिखना है छात्र अध्यापक, उसमें आपका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो डालना है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको जैसे जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित चीज़ लिखनी। जैसे अब सब्जेक्ट हिंदी है और संज्ञा हमने टॉपिक लिया है तो इसमें मैंने लिखा है जैसे माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय शिक्षण के विद्यार्थियों के लिए सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला आता है ग्राह्यात्मक उद्देश्य, यानी वो क्या ग्रहण करेंगे इस चीज़ से। तो इसमें आपको जैसे मैंने पॉइंट लिखा है पाक्षिक तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद ये लिखा है मैंने सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अगला लिखा है मैंने विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। उसके बाद शुद्ध एवं स्पष्ट एवं योग्य वाचन योग्यता का प्रदान करना। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है मैंने शब्दों एवं वाक्यों के ज्ञान कोश में वृद्धि करना, ठीक है। ये आप अपने मन से आपको टॉपिक से संबंधित इसमें कुछ भी लिख सकते हो, 4 से 5 पॉइंट काफ़ी है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट आता है अभिव्यंजनात्मक। तो उसके अंतर्गत आपको लिखना है भाषा तत्वों के साथ साथ प्रश्न का शुद्ध उच्चारण, यानी क्या अभिव्यंजना उनमें उत्पन्न होगी, तो पहली लाइन ये हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा है शुद्ध एवं स्पष्ट वाक्य रचना। अगला मैंने लिखा है सुंदर एवं शुद्ध लेखन की आदत डालना, यानी इस टॉपिक के बाद उनमें सुंदर एवं शुद्ध लेखन की भी आदत पड़ेगी। उसके बाद चिंतन की योग्यता का भी विकास होगा, वो संज्ञा के बारे में और गहन अध्ययन कर पाएंगे, सोचेंगे और इसके संज्ञा के उदाहरणों को जान पाएंगे। उसके बाद विचारों का मौखिक एवं लिखित रूप का विकास होगा। उसके बाद सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसके अंतर्गत मैंने लिखे है जैसे भाषा के तत्वों एवं विषय सामग्री का ज्ञान हो जाएगा उनको। और अगर इन भाषा के तत्वों का ज्ञान होगा तो फिर वो रचना काव्यों में उनकी मौलिकता आएगी और वो रचना कार्यों में ज़्यादा योग्य होंगे। उसके बाद मौलिक रचना लिखने की क्षमता प्रदान करना, यानी इसके द्वारा उनमें मौलिक रचना की क्षमता भी प्रदान होगी जिसमें वो अच्छे से लिख पाएंगे। और सृजनशीलता का विकास, यानी एक वो क्रिएटिव पर्सन बन जाएंगे। उसके बाद अगला है साहित्यिक क्रियाएं जैसे भाषण, वाद विवाद, इन सभी क्रियाओं में वो रुचि लेने लगेंगे। सराहनात्मक प्रयास, भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उनको। अभिव्यक्ति की विभिन्न शैलियाँ, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की जितनी भी शैलियाँ हैं लिखित मौखिक, उनके बारे में ध्यान होगा। और साहित्य अध्ययन में रुचि होगी। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में आपको पहला पॉइंट डालना है ज्ञान। और इसके अंदर आपको जैसे लिखना है छात्रों को शब्द योजना और शब्द विचार का ज्ञान करवाना। उसके बाद छात्रों के इन शब्द योजना शब्द विचार का ज्ञान के बाद छात्रों को शब्द के शुद्ध एवं उनकी शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाना, यानी शब्द की शुद्धि का विकास करना मेन उद्देश्य ये। उसके बाद छात्रों को वाक्य रचना का ज्ञान करवाना। उसके बाद अगला पॉइंट जो होता है छात्रों को विभिन्न विधाओं का एवं उनकी शैली का ज्ञान करवाना, यानी छात्र जो विविध विधाओं का और उनकी शैलियों का जो ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद अगला है कि छात्रों को शब्द युक्ति, यानी छात्रों को शब्द युक्ति का अर्थ बोध करवाने योग्य बनाना, यानी कोई शब्द की है उसका अर्थ का स्वतः ग्रहण करने की योग्यता उनमें विकसित करना कौशल के अंतर्गत आएगा। उसके बाद कौशल में दूसरा पॉइंट डाला है मैंने छात्रों में शुद्ध वाक्य रचना जो होती है, छात्रों में शुद्ध वाक्य रचना और शुद्ध वर्तनी लिखने में शुद्धता लाना तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करने में निपुण करना। उसके बाद अगला बिंदु डाला है छात्रों में बोलने में भाषा में सर्वमान्य रूप का प्रयोग करने, यानी उनकी भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करने और लिखने के विषय में अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करने में निपुण बनाना, यानी उनकी मुख्य उद्देश्य ये है कि उनकी लिखित और मौखिक शैली का विकास करना। अगला पॉइंट है छात्रों को भाषा के गुण दोष परखने में और साहित्य रचना में भाषा का ज्ञान करवाना। उसके बाद कौशल में अगला पॉइंट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत जैसे छात्रों में व्याकरण सम्मत भाषा के प्रति एवं सम्मान का भाव जागृत करना। और दूसरा पॉइंट डाला है मैंने छात्रों में भाषा एवं साहित्य की समीक्षा करने की अभिव्यक्ति का विकास करना। इसके सामान्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, इससे पहले जो कुछ बताया था वो हिंदी भाषा से संबंधित था, लेकिन अब विशिष्ट उद्देश्य जो है ये अपना टॉपिक से संबंधित होंगे। जैसे टॉपिक संज्ञा है तो इसमें संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा कि संज्ञा की परिभाषा दे सकेंगे बच्चे, और उसके बाद बच्चे जो है संज्ञा के भेद या प्रकार बता पा सकेंगे। उसके बाद बोधात्मक जो
उद्देश्य होगा कि वो क्या अवबोध यानी उनके क्या बोध का विकास होगा। तो इसके अंतर्गत संज्ञा के प्रकारों के नाम बता सकेंगे वो, और उसके अलावा संज्ञा के प्रकारों की पहचान भी कर सकेंगे। फिर प्रयोगात्मक यानी क्या प्रयोग कर सकेंगे वो। तो इसके अंतर्गत क्रियात्मक पहलू आते हैं, जैसे संज्ञा के उदाहरण दे सकेंगे, राम, इंदौर, पेन आदि। और संज्ञा के भेदों का चयन कर सकेंगे, जैसे हम कोई संज्ञा शब्द बताएं तो वो बता सकेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। उसके बाद अगला उद्देश्य का पॉइंट आता है विश्लेषणात्मक, यानी वो विश्लेषण करना। तो वो किस प्रकार की चीज़ का विश्लेषण यानी कर पाएंगे। तो उसके अंदर संज्ञा के अध्ययन के पश्चात संज्ञा को अच्छे से पहचान सकेंगे। अगर आपको उनको कोई उदाहरण दोगे तो अच्छे से पहचान जाएंगे। फिर अगला संश्लेषणात्मक, तो इसके अंतर्गत देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा पर तर्क कर सकेंगे और संज्ञा के अन्य प्रकारों पर उत्तर दे सकेंगे। और फिर उसके बाद मूल्यांकन बिंदु जाता है, उसके अंतर्गत आपको लिखना जैसे वो मूल्यांकन का मतलब मूल्य का अंकन, यानी उनकी योग्यता जो भी उन्होंने सीखा उसके बारे में जानना। तो संज्ञा का मूल्यांकन कर सकेंगे वो, यानी संज्ञा को जान सकेंगे। उसके बाद संज्ञा का अध्ययन करने के पश्चात संज्ञा व उसके प्रकारों को परिभाषित कर सकेंगे। और उसके बाद आपको अगला बिंदु डालना जैसे शिक्षण सहायक सामग्री। हम क्लास में जो शिक्षण कराया तो उसमें हमने क्या किस किस सामग्री का प्रयोग किया। तो चौक, डस्टर, चार्ट, संकेतक और लपेट फलक, ये श्यामपट्ट। उसके बाद शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी। शिक्षण की विधियाँ अधिकतर मुख्य ज़्यादातर तो दो प्रयोग में होती है, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या विधि। लेकिन इसमें मैंने पाठ्य पुस्तक विधि और आगमन विधि का भी प्रयोग किया था, तो ये लिख दिया इसमें। उसके बाद पूर्व ज्ञान में आपको पता करना होता है कि छात्र आपके जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं या नहीं। तो विद्यार्थी, इसमें आपको यही चीज़ लिखनी है सीएम के विद्यार्थी संज्ञा से संबंधित जो भी आपको टॉपिक हो, संज्ञा अगर सर्वनाम हो तो सर्वनाम, मैंने संज्ञा लिया तो विद्यार्थी संज्ञा से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, जैसे राम, पुस्तक, इंदौर, ये चीज़ें उन्होंने विद्यार्थियों ने बताई। उसके बाद आपको प्रस्तावना बनानी है इसकी। प्रस्तावना में आपको जैसे दो इसके पार्ट करना है, एक में छात्र अध्यापक का व्यवहार और एक छात्रों का व्यवहार। छात्र अध्यापक में जैसे छात्र अध्यापक ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इधर छात्रों ने जवाब दिया मेरा नाम प्रिया है। फिर छात्र ने अगला सवाल या इस प्रस्तावना का उद्देश्य ये है कि आपको उनको उस टॉपिक पर लाना है, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करना है। फिर मैंने अगला सवाल पूछा कि आप कहाँ से आते हो, तो छात्र ने जवाब दिया प्रिया ने कि मैं धुमालिया से आती हूँ। उसके बाद मैंने कहा आप अध्ययन किससे करते हो, तो उन्होंने कहा पुस्तक से। फिर मैंने उनसे कहा कि प्रिया, धुमालिया, ये पुस्तक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उनका कोई उत्तर नहीं उत्तर यानी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दे पाए। फिर ये अपना टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। तो फिर हमने इसका एक उद्देश्य कथन लिखा कि बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन, जो आप क्लास में जो टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद जो भी करते हो वो इसमें आता है। तो इसमें प्रस्तावना हमने बताई दी, उसमें लिख दिया मैंने कि आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा बिंदु इसमें आपको जैसे एक शिक्षण बिंदु होगा, छात्र अध्यापक का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। तो दूसरा मैंने शिक्षण बिंदु लिया है परिभाषा, तो संज्ञा की परिभाषा। तो इसमें मैंने बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, टेबल। बच्चों आप संज्ञा के और उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो छात्र ध्यानपूर्वक सुने और छात्रों ने फिर उदाहरण भी दिया कि श्याम, रानी, पेन। उसके बाद अगला शिक्षण बिंदु डाला मैंने संज्ञा के प्रकार, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर छात्रों ने उसको सुना और अपनी नोटबुक में लिखा। फिर अगला पॉइंट डाला मैंने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद मैंने प्रतिक्रिया की कि जैसे जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, जैसे महात्मा गांधी है, अशोक है, आगरा है, ठीक है। फिर छात्र ने क्या किया, छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये आपको लिखना है इसमें, पूरी एक्टिविटी लिखनी है इसमें। फिर जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे मैंने लिखा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे हिंदू, पुरुष, पक्षी, ये, ठीक है। तो छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। फिर मैंने इसके साथ प्रश्न किया कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दीजिए, तो छात्रों ने उदाहरण दिए पठार है, अध्यापक है और मनुष्य है। उसके बाद अगला पॉइंट डाला मैंने भाववाचक संज्ञा। फिर उसकी परिभाषा मैंने बताई उनको श्यामपट्ट पर कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु या स्थान के भाव या गुण, दोष या भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्यता, भलाई। छात्र इस बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। ये चीज़ें उनके छात्र की जो प्रतिक्रिया है उसके अंतर्गत लिखनी है। फिर अगला बिंदु डाला है मैंने समूहवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है, ये चीज़ मैंने छात्रों को बताई। छात्र इस बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया जातिवाचक संज्ञा में कि जिस संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के समूह का बोध हो, उसे, जैसे भीड़, पुस्तकालय आदि, तो ये एक समूहवाचक संज्ञा है। छात्र इस बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद मैंने प्रश्न डाला कि आप उदाहरण दीजिए इसके 1-2। तो छात्रों ने उदाहरण दिया कि पुस्तक है और सेना है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने आउट ऑफ पॉइंट डाला और इसकी परिभाषा ये बताई कि यह भी जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, ठीक है। उसके बाद जिन संज्ञा शब्दों से धातु, द्रव्य पदार्थ का बोध हो, जैसे घी, तेल, सोना आदि। छात्र इस बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अपनी नोटबुक में भी लिख रहे हैं। उसके बाद मैंने वापस प्रश्न डाला कि बच्चों आप और उदाहरण दीजिए द्रव्यवाचक संज्ञा के। उन्होंने भी उदाहरण दिया कि तेल, चांदी, लोहा, चारपाई, ठीक है। उसके बाद
पुनरावृत्ति प्रश्न ये आपको हर टॉपिक में कोई सा भी टॉपिक लो उसके अंदर के लास्ट में ये आपको ये प्रश्न डालना है उनको, यानी कि रिवाइज करने के लिए। तो मैंने पहला इसमें प्रश्न डाला संज्ञा की परिभाषा दीजिए, फिर अगला डाला कि संज्ञा के भेदों को नाम बताइए, फिर अगला क्वेश्चन डाला व्यक्तिगत संज्ञा किसे कहते हैं, और उसके बाद चौथा डाला कि तात्विक संज्ञा किसे कहते हैं। उसके बाद आपको कक्षा कार्य उसी के पुनरावृत्ति के प्रश्न करवाने के बाद आपको कक्षा कार्य यानी कक्षा में ही दो क्वेश्चन पूछने हैं और वो यहाँ पे लिखने हैं। तात्विक संज्ञा का उदाहरण दीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन ये मैंने ये पूछ लिया। उसके बाद भावार्थक संज्ञा की परिभाषा दीजिए। उसके बाद आपको गृह कार्य देना है। गृह कार्य में आपको एक ही क्वेश्चन देना पर एक ही क्वेश्चन पूरा टॉपिक, जैसे ऐसे दो कि उसमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे मैंने दिया कि संज्ञा की परिभाषा दीजिए एवं इसके भेदों की एक सूची उदाहरण सहित बनाइए, ठीक है। उसके बाद आपका लेसन प्लान खत्म होने के बाद आपको अंत में लिखना है कि एक साइड में आपको कॉलम लिखना है छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर यानी हमारे खुद के जो साइन। उसके बाद बीच में लिखना है विषय शिक्षक के हस्ताक्षर यानी उस सब्जेक्ट को वहाँ पर स्कूल में कौन पढ़ा रहा है। और उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी जो भी संस्था प्रधान महोदय हैं या हमारे जो लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन को किसने देखा था उनके साइन करवाने हैं। उसके बाद ये गृह कार्य अवलोकन है। इसमें आपको गृह कार्य का अवलोकन करने के बाद आपको इसमें जैसे कक्षा में कुल छात्र संख्या कितने छात्र उपस्थित थे, अवलोकन हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिका या संख्या दिनांक, ये इसमें आपको तारीख लिखनी है और उत्तर पुस्तिका का अवलोकन दिनांक लिखनी है। और आपको फिर निष्पत्ति गुण होता यानी जिस मतलब छात्रों में कितने छात्रों के ए ग्रेड आए, कितने के बी आए, कितनों के सी, कितनों के डी, यानी आपको एक टेस्ट लेने के बाद ये सब भरनी है, ठीक है। उसके बाद अध्यापन का प्रमाणीकरण करवाना है। ये दोनों डिटेल भरने के बाद आपका जो पर्यवेक्षक होगा जो आपका ये करेगा वो यहाँ पर अपने सुझाव जो भी होगा लिख देगा। थैंक यू दोस्तों।